ईयर 1945 वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ और ईयर 1948 में इसराइल का एक देश के रूप में जन्म हुआ। 1948 से 1979 तक इसराइल और ईरान दोनों के बेहतरीन रिश्ते थे, लेकिन 1979 में और इसके आसपास ऐसा क्या हुआ कि ईरान और इसराइल आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। जो रिलेशनशिप शेयर्ड और म्यूचुअल वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थी, वो क्यों अचानक आज इतनी डिस्ट्रक्टिव बन गई। हे एवरीवन, मैं हूं पंकज। बात करेंगे ईरान इसराइल रिलेशंस की, फ्रॉम वेस्ट टू वॉस्ट तक और फ्रॉम 1948 टू 2024 तक। ईयर 1947 से 1953 तक इसराइल और ईरान एक इंडिसाइसिव रिलेशनशिप शेयर करते थे। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन जब पास हुआ तो ईरान उन 13 कंट्रीज में से एक था जिन्होंने पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट में वोट किया। दूसरी तरफ ईरान टर्की के बाद दूसरा ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी देश था जिसने इसराइल को एक सॉवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज किया। ईयर 1953 ईरान में पहलवी डायनेस्टी का उदय ईरान इसराइल रिश्तों के लिए एक बेहतर मोड़ देता है। इस दौरान ईरान ने इसराइल को डिफैक्टो रिकॉग्नाइज किया। डिफैक्टो रिकॉग्नाइजिंग का मतलब था ईरान ने इजरायली डिप्लोमेटिक मिशन को कैपिटल तेहरान में एंट्री दी, इवन दो ये फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं था, ना ही फुल एम्बेसी। ईरान के लिए जरूरी था एक न्यूट्रल पब्लिक स्टैंड मेंटेन करना, जिससे इसकी एंगरिंग मुस्लिम पॉपुलेशन या अरब नेशंस ज्यादा गुस्सा न हो। लेटर ऑन ईरान इसराइल ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म की, जहां पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस को ऑपरेशंस दोनों कंट्रीज ने शेयर की। इसके पीछे कारण था दे हैड ए कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों ही ईरान और इसराइल दोनों ही फेस कर रहे थे अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्पेशली दोनों ही इजिप्ट के गमाल नसीर की सरकार के खिलाफ। नसीर चाहते थे एक यूनिफाइड अरब वर्ल्ड जो एक मिलिट्री यूनिट की तरह काम करे, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रजिस्ट कर सके, जो रीजनल इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सके और मिडिल ईस्ट में एक अरब डोमिनेटेड ब्लॉक को क्रिएट करना। ईरान और इसराइल दोनों के लिए ये मुद्दा सहमति का नहीं था। फॉर ईरान द इशू वाज ईरान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था, लेकिन दे वर पर्शियन न कि अरब्स। इसलिए नासिर की आइडियोलॉजी ईरान के इन्फ्लुएंस को रीजन में मार्जिनलाइज करती। इसलिए ईरान और इसराइल दोनों के लिए इजिप्ट एक न्यू और शेयर्ड कॉमन एनिमी था। इसलिए इनिशियली ये जरूरी था कि ईरान और इसराइल दोनों के लिए सोसाइटी और अरब इन्फ्लुएंस के बीच एक बैलेंस बना रहे। इसी दौरान गुरियन, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे, पेरीफेरी डॉक्ट्रिन बताया था। इसके अनुसार इसराइल को मिडिल ईस्ट की पेरीफेरी में जो देश हैं उनके साथ अलायंस फॉर्म करना शायद ज़्यादा बेहतर था, जिसमें ईरान, टर्की, इथियोपिया बेस्ट चॉइसेस थे। 1960s में ईरानियन क्रूड ऑयल को इसराइल में रिफाइन करके यूरोप भेजने के लिए एलात एस्केलोन पाइपलाइन कंपनी को फॉर्म किया गया, जिसको ईरान इसराइल ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया गया। साथ ही इस दौरान इजिप्ट इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के कारण सुएज कैनाल का जो एक्सेस था इसराइल के लिए उसे डिनाई कर दिया गया, और जिसकी वजह से इसराइल को सुएज कैनाल को बाईपास करने के लिए फिर पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन एक बेस्ट ऑप्शन था। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, पल्लवी डायनेस्टी के दौरान ईरान और इसराइल के रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं। इसराइल ने ईरान को काफी बार आर्मामेंट भी सोल्ड किए, जिसमें मेनली स्मॉल आर्म्स, मोटार्स, एमिनिशंस, कई बार इंजन ओवरहॉल उनके एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी भेजे गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि ईरान और इसराइल ने जो अलायंस फॉर्म की वो म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स पर बेस्ड थी। एक तरफ ईरान इसराइल को क्रूड ऑयल सेंड कर रहा था, दूसरी तरफ इसराइल ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स। 1978 के आसपास ईरान में एक एंटी रूलर और एंटी वेस्ट वेव चलने लगी। इसका कारण बताया जाता है जो शाह रूलर्स थे उनका जो रूल था वो एक्सप्लॉयटेटिव था, अनफेयर एंड करप्ट सिस्टम्स का यूज किया जा रहा था, और साथ ही शाह रूलर्स अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी जो बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1978 के आसपास हजारों लोग ईरान की सड़कों पर आ गए और चैलेंज किया अपने रूलर को। ये जो अपराइज था इसका अनुमान न यूएस लगा पाया न इसराइल कि ये लोगों का अपराइज शाह रूलर्स के शासन को ही खतरे में डाल देगा। लोगों की इस अपराइज को क्रश करने के लिए अक्टूबर 1978 में शाह की जो आर्मी थी उसने लोगों पर ओपन फायर करना शुरू कर दिया। ऑफिशियल डेटा के अनुसार कहा जाता है कि 87 लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई, लेकिन कुछ और एस्टिमेट्स बताते हैं इसमें करीब 4000 लोग मारे गए। फाइनली इस अपराइज के दौरान ही लोगों ने अपने राजशाही का असली चेहरा देखा। शाह रूलर्स के आर्मी के द्वारा लोगों पर हो रहे इस जुल्म के बाद प्रोटेस्ट में और भी लोग शामिल होने लगे। लोग वेस्टर्न सिंबल्स ऑफ मॉडर्निटी जैसे बैंक्स, कैफेज और जो भी इनके रास्ते में आया उसे तोड़ने लगे। मोनार्की को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ सारे संबंधों को तोड़ दिया गया। और यही टाइम था कि जब ईरान के इतिहास में एंट्री होती है एक रिवोल्यूशनरी लीडर अयतुल्ला खमेनी की। ईरानियन सोसाइटी के लगभग सारे सेक्शंस ने खमेनी को सपोर्ट किया,
करीब 10 मिलियन लोग ईरान की सड़कों पर उतरे खमेनी के स्वागत में और वेलकम किया अपने ग्रेट लीडर को। इसका कारण था खमेनी वॉज द ट्रू लीडर। खमेनी एक फरिश्ता थे और खमेनी वॉज द रेस्क्यूअर ऑफ द कंट्री। अयतुल्ला खमेनी वॉज नाउ द लीडर ऑफ द ईरान। इसके साथ ही जन्म हुआ एक रेडिकल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का, जिसको हेड किया गया एक सुप्रीम लीडर के द्वारा। एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया, जहां पर रियल जो पावर्स थी वो रिलीजियस अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम लीडर के पास होंगी। अब ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। नई गवर्नमेंट के आते ही इसराइल और यूएस के खिलाफ एक रेटोरिक्स शुरू कर दिया गया। इसराइल और यूएस के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए गए। इसराइली एम्बेसी को कैपिटल तेहरान से निकाल दिया गया। जो पाइपलाइन की बात हमने शुरू में की थी, उस पाइपलाइन पर किसी प्रकार का कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। 1979 से पहले ईरान में करीब 1 लाख से ज्यादा ज्यूज लोग रहते थे, लेकिन अब ये पॉपुलेशन 8 से 10 हजार में सिमट के रह गई। खमेनी की थियोक्रेटिक आइडियोलॉजी के अनुसार इसराइल सिर्फ वेस्टर्न एम्पेरियलिज्म का ही एक एक्सटेंशन है। खमेनी के अनुसार इसराइल एक सेल स्टेट है जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को दबाने का काम कर रहा है। 1964 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका काम पैलेस्टीनियन लोगों के लिए और पैलेस्टीन के लिए लड़ने का काम था। 1979 में PLO के जो लीडर थे वो थे अराफात। अराफात 1979 में खमेनी के स्वागत के लिए तेहरान पहुंचे, साथ में ये उम्मीद लेके कि खमेनी उनकी मदद करेंगे। अराफात को मिलते ही खमेनी ने भी साफ कर दिया ईरान आज के बाद पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करेगा। साथ ही कहा कि जो भी रिश्ते ईरान और इजराइल के बीच थे वो सिर्फ पास्ट की बातें थी। 1982 में लेबनान एक तरफ कई सालों से चल रहा सिविल वार, दूसरी तरफ सीरिया लेबनान के ईस्टर्न पार्ट पर कब्जा कर चुका था। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन साउथ में, जहां पर PLO के बेसिस बने हुए थे और यहीं से इजराइल के खिलाफ ऑपरेशंस शुरू किए जाते थे। इसी के रिएक्शन में इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसे कहते हैं ऑपरेशन पीस, जिसका ऑब्जेक्टिव था सदर्न लेबनान, जहां पर PLO के बेसिस थे, वहां पर कब्जा करना, जहां से अराफात के फिदायीन लड़ाके गुरिल्ला ऑपरेशन लॉन्च किया करते थे। अगस्त 1982 इजराइल की जीत हुई और अराफात वेंट टू एक्साइल। इसके साथ ही लेबनान को एक क्रिश्चियन कंट्री बना दिया गया। लेकिन इस सब के बाद भी लेबनान के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट और साउथ लेबनान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की थी, जिनके ईरान के साथ काफी अच्छे संबंध थे। 1982 में ही लेबनान शिया लीडर्स ने इकट्ठा होकर इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान को फॉर्म किया और उसे 3 साल बाद उसका नाम बदलकर इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह रखा गया 1985 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इजराइल के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना, और खमेनी ने भी हिजबुल्लाह को पूरा सपोर्ट दिया। खमेनी ने 1500 बेस्ट सोल्जर्स को लेबनान भेजा, जहां पर इनका काम था हिजबुल्लाह को ट्रेन और इक्विप करना और हिजबुल्लाह को एक ऐसी इफेक्टिव आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप बनाना जो इजराइल के साथ लड़ सके। अक्टूबर 1983 में एक फिदायीन अटैक में अमेरिका के 240, फ्रांस के 58 सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई। फाइनली जून 1989 में अयतुल्ला खमेनी की डेथ हो जाती है। दोस्तों, ईरान और इजराइल वार टेरिटरी, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक गेन्स के लिए नहीं है, बल्कि अब यह एक आइडियोलॉजिकल वार बन चुका है। एक तरफ इजराइल जीविश स्टेट, जीविश आइडेंटिटी और इजराइल की सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान मुस्लिम वर्ल्ड में दबदबा स्थापित करना चाहता है, सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है और पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स का सबसे बड़ा हमदर्द बनकर दिखाना चाहता है। खमेनी की डेथ के बाद ईरान इजराइल के बीच जंग और ज्यादा एस्केलेट होती गई। 1993 में ईरान ने हमास इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट को $बिलियन के वेपन सेल किए। हमास के फाइटर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की। ये छुपा नहीं है किसी से कि ईरान इस्लामिक ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, हमास, होती, तो दूसरी तरफ इजराइल भी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है मिलिटेंट ग्रुप्स द पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान को। इजराइल के द्वारा कई कोवर्ट ऑपरेशन किए जाते हैं ईरान में। पास्ट में कई असासिनेशन अटेम्प्ट किए गए हैं ईरानियन लीडर्स पर। कई बार बॉम्बिंग की गई है ईरान के कई पार्ट्स की। साथ ही ये भी देखा गया है कि इजराइल के काफी अच्छे रिश्ते हैं इराक में सेपरेटिस्ट ग्रुप कुर्ड्स के साथ। एलिगेशन ये भी लगे हैं कि इजराइल कुर्ड्स को फंड और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि रीजन में ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक तरफ ईरान का कहना है कि ये सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए है और इससे दुनिया को कोई भी थ्रेट और कोई भी खतरा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ यूएस और इजराइल इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसलिए ये इजराइल के द्वारा पास्ट में कई सारे असासिनेशन अटेम्प्ट किए गए हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर भी। 2010 में कंप्यूटर वायरस अटैक जो किया गया था ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर, काफी हद तक सक्सेसफुल भी था। सीरिया में भी जहां ईरान सपोर्ट करता है सीरियन गवर्नमेंट को, तो दूसरी तरफ इजराइल सपोर्ट करता है अपोजिंग ग्रुप्स को। यमन में भी
ईरान सपोर्ट करता है हुती रिबेल्स को, इसराइल सपोर्ट करता है सऊदी लेड कोएलिशन जो फाइट कर रहा है हुती रिबेल्स से। रिसेंटली भी ईरान और इसराइल के बीच जो टेंशन्स हैं वो और भी ज़्यादा एस्केलेट हुई हैं। इसराइल के द्वारा मल्टीपल असासिनेशन अटेम्प्ट किए गए हैं ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे, ईरानियन लीडर्स पे। साथ ही ईरान ने भी अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इसराइल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया।